नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज की वीडियो में हमारा मुद्दा है आर्टिकल 370 का। जी हाँ, आर्टिकल 370 की बात करें तो 2019 में भाजपा ने इसे कश्मीर से हटाया, 370 और 35A। लेकिन 370 35A आखिर में है क्या, इससे कितना बदलाव आएगा कश्मीर में, ये अभी तक किसी को आसानी से नहीं समझ सकता कोई। खाली सबको यही पता है कश्मीर से 370 हट गई, अब वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्या नॉर्मल होगा, क्या दिक्कतें थी वहाँ पर, क्या अब होने जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम अच्छी तरह से सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आर्टिकल 370 और 35A के हटाने से जो है किस तरह का बदलाव लोगों के बीच में आएगा, आम लोगों के बीच में किस तरह का बदलाव आएगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या कहेंगे सर, जो 370 का आर्टिकल है और 35A जो हटाया गया जी संसद में, हाँ जी, काफी विरोधियों ने काफी हंगामा किया। आज भी जो है कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर से 370 लाएंगे, फिर से 35A लाएंगे। आखिर में 370 और 35 का जो राजनीतिक मुद्दा क्यों बना हुआ है? सर, इसके अमूल दो कारण हैं जी। एक जो कारण है वो हिस्टोरिक कारण है, और दूसरा कारण जो है वो हिस्टोरिकल जो कमिटमेंट्स हमने दिए हुए हैं वो कारण है। और एक कारण इसका है कि भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका एक विजन था, जिस विजन के बारे में भी मैं आपको अभी की चर्चा में बताऊंगा जी। बट ये जो आर्टिकल हैं, अगर हम इनका चालू करें तो हम ये देखेंगे कि सर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से कश्मीर को क्या इशू आया था। सर, जिस समय पे हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को दो पार्ट में डिवाइड करने का डिसीजन बनाया, जिसमें से एक तो पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान था। अब कुल मिला के 565 राजे रजवाड़ों की रियासतें थी उस समय पे, और जो 565 राजे रजवाड़ों की रियासतें थी, इनको हिंदुस्तान में इनका विलयकरण करने के लिए, इनको हिंदुस्तान में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। और नेहरू जी ने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो कहते थे कि भाई मैं यहाँ का पुत्र हूं तो यहाँ का विलय मैं करूंगा, वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब जब 565 राजे रियासतों को हिंदुस्तान में मिलवाना था तो पटेल साहब ने एक विलय पत्र बनाया जो अगस्त 1947 में बना। आपके दर्शकों को मैं दिखाने के लिए ये विलय पत्र बना रहा हूँ। ये 2 पन्ने का विलय पत्र था, और इस विलय पत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस राज्य का विलय होना था उसकी जगह ब्लैंक छोड़ी हुई थी, और जो राजा इसको साइन करने वाला था उसका नाम पता ब्लैंक छोड़ा हुआ था। मतलब आप भर लीजिए, बाकी सारी चीज हर विलय पत्र में सेम थी, और यहाँ तारीख जो थी वो छोड़ी हुई थी, और यहाँ पर लिखा हुआ था अगस्त 1947 जी। यहाँ पर वाइसरॉय यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के साइन होते थे, और यहाँ उस राजा के साइन होते थे जिसने ये विलय पत्र पे भारत के साथ विलय करना था। तो अब बाकी सारी रियासतें तो मिल गई, लेकिन 3 जगह पेच फंस गया जी। पहला पेच फंसा जामनगर में, जूनागढ़ में, दूसरा पेच फंसा हैदराबाद में, और तीसरा जो पेच फंसा वो जम्मू एंड कश्मीर में फंसा। 2 पेच तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निपटा दिए, जूनागढ़ और हैदराबाद। हाँ, अच्छा, जूनागढ़ में क्या हुआ था? जूनागढ़ में जो पेच फंसा वो ये पेच फंसा सर कि जूनागढ़ लगभग पाकिस्तान के साथ चला गया था। जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान ही चला गया था, और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि जिस समय पे ये माउंटबेटन नाम का जो आदमी था, जो हमारा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वाइसरॉय था, इस आदमी ने जो भी राजे रजवाड़े थे इन्हें 3 चीज इन्होंने बोली, या तो आप भारत के साथ आ जाइए या पाकिस्तान के साथ चले जाइए, और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं आना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे इंडिपेंडेंट रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी के जो लोग थे उन्होंने ये लेटर बनाया। ये विलय पत्र जो बनाया, इसमें 3 चीजें उन्होंने भारत सरकार के पास रखी, एक डिफेंस, दूसरा फाइनेंस, और तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स जी। ये 3 जो हैं भारत सरकार के पास रहेंगी, बाकी तुम कर सकते हो। तो ये कंडीशन पे लोगों ने विलय पत्र पे साइन कर दिए। अब जब जूनागढ़ का नवाब वहां चला गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई मुझे ये मंजूर नहीं है
किसी कंडीशन में मंजूर नहीं है, तो उन्होंने वहां जनता की बगावत करवा दी। जूनागढ़ में? हाँ, जूनागढ़ में जनता की बगावत हो गई, और बगावत इतनी स्ट्रांग हो गई कि उस समय वहां के जो नवाब थे वो घबरा गए, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, आपने भुट्टो का नाम सुना होगा, तो जो बेनजीर भुट्टो हैं, इनके दादाजी उस समय जूनागढ़ के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए उन्हें, उनका वो ओहदा था। तो वो खुद आए, उन्होंने इनको कहा कि साहब ये गलती हो गई ऐतिहासिक, आप ले लो, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहता हूँ, क्या उस समय प्रधानमंत्री का वहाँ पर दौर था अपने भारत में, देश में, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय? सर, जिस समय की ये बात चल रही है जूनागढ़ की, उस समय तो वो एक अलग कंट्री माना जाता था उसका। हाँ, उसका भारत में विलय हुआ ही नहीं था। तो जो लोग भारत में विलय कर गए वो आजाद भारत के राज्य बन गए, और जो लोग नहीं करे वो इंडिपेंडेंट थे तब तक। जैसे हैदराबाद जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट था, जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट था, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अभी हम आएंगे। तो सर, जब ये कहानी आगे बढ़ी तो सरदार पटेल ने कहा, यार हम इसे ऐसे ही ले लेंगे तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम यहाँ प्लेबिसाइट कराएंगे। तो एक रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह हुआ, उसमें 99% वोट हिंदुस्तान को मिले, जनता ने देने ही थे क्योंकि हमारे ही लोग थे, तो वो हमारे में विलय हो गया। हैदराबाद के साथ हमने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसका मतलब ये था कि ठीक है, अभी 1 साल तक आप भी कुछ नहीं करोगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप भी सोच लो, हम भी सोच लो, बाद में आके हम बात करेंगे। मतलब 1 साल स्टिल सब कुछ? हाँ जी, बिल्कुल एज इट इज। हाँ, एज इट इज। उसके ऊपर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, वलीकरण हैदराबाद का क्या हुआ। अब बचा जम्मू एंड कश्मीर का इशू। तो जिन्ना को जब ये लगा कि जूनागढ़ मेरे हाथ से चला गया, तो जिन्ना की भी एक विस्तारवादी नीति थी, जिसके तहत वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा चीज हम अपने पास ले लें, इसलिए उसने जम्मू कश्मीर को अपने में विलय करने की सोची, जिन्ना। हाँ, जिन्ना ने। लेकिन राजा हरि सिंह जो थे उस समय के वहां के जो महाराज थे, वो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हिंदू राजा थे, तो और पाकिस्तान इस्लाम के तौर पे बना था, तो वहां भी उनको खतरा था। खतरा मतलब कोई जिंदगी का खतरा नहीं था, लेकिन हाँ, उनकी जो विरासत है वो चलती नहीं, उन्हें वहां पे इस्लामीकरण में करना ही पड़ता, विलय करना ही पड़ता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। हिंदुस्तान ने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक देश के तहत मतलब स्थापित किया, तो उनकी ये समस्या थी, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरी राजकोषी जो है यहाँ भी खत्म हो जाएगी, तो मैं जाके क्या करूंगा। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को ये बोला कि सर, अगर मैं यहाँ ना जाऊं, मैं वहां ना जाऊं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, लेकिन आप ये व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों देश परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो आपको किसी न किसी के पास रहना ही पड़ेगा। तो फिर भी वो नहीं माने, और उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का विचार बना लिया। तो ये कश्मीर का यहाँ तक का इशू है। अब इसके बाद सर क्या हुआ कि क्योंकि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो पाकिस्तान से ज्यादा मिलता हुआ है, हम दूर हैं उससे। तो और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम वो कश्मीर तो है जो हमारे पास है, और जो वो कश्मीर जो पाकिस्तान में, हम उसकी भी बात करते हैं। वो टोटल जो है पीओके, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो यहाँ जब ये चीजें आगे बढ़ी तो जिन्ना ने उनकी सप्लाई रोक दी, लेकिन उन्होंने एसेशन पे साइन नहीं किया था, मतलब जो विलय पत्र था उस पर साइन नहीं किया था। तो हिंदुस्तान एक अलग कंट्री था, कश्मीर एक अलग कंट्री था, पाकिस्तान एक अलग कंट्री था, ठीक है। और जिस समय पे राज्यों का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, उस समय अंग्रेजों ने एक चाल खेली कि आर्मी जब तक आप लोग डोमिनियन स्टेटस में है तब तक हमारी रहेगी, मतलब फौज हमारी रहेगी। तो इधर भी अंग्रेज थे और उधर भी अंग्रेज थे, और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग उसमें आपस में लड़ रहे थे। अब यहां से आगे चलते हैं सर। जिन्ना को विस्तार करना था, तो जब जिन्ना को विस्तार करना था तो जिन्ना ने कबाइलियों के रूप में बड़े भाई का पजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहना के पाकिस्तानी फौज को, वजारिस्तान करके एक जगह है वहां पर, वहां से बोला तुम आगे बढ़ो और कश्मीर में घुस जाओ। तो अभी ये सारी चीज में आपको 4 नाम याद रखने हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा। एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कश्मीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने कश्मीर को बचाया, जिनकी शहादत कश्मीर को बचाने में हुई। उनके साथ में मेहरचंद महाजन नाम के कश्मीर के प्रधान प्राइम मिनिस्टर आप समझ लीजिए वो थे, जो भारत में बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। और उसके साथ में एक वीपी मेनन जी,
बाकी आप सरदार पटेल और नेहरू जी को आप जानते हैं। बिल्कुल। तो हम ये 5 चीजों के ऊपर हम अब आगे चर्चा करेंगे सर। अभी ये आगे बढ़ते चले गए सर। तो उसके बाद वो कबाइली जब वहां से आ गए तो राजेंद्र सिंह जो इनके ब्रिगेडियर थे, उन्होंने इनको बोला कि सर हम लड़ तो लेंगे लेकिन हमारी एक समस्या है, हमारी 50% से ज्यादा फौज जो है वो मुस्लिम है। तो कहीं अगर हम तो अभी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो अगर वहां से हमें उनको कोई बढ़िया पैकेज मिल गया तो फौजी जो है वो पलट सकता है और वो उधर से युद्ध करना चालू कर दे, तो हम तो नहीं बचा पाएंगे। तो लेकिन हरि सिंह जी ने बोला कि नहीं, मुझे मेरी फौज पे विश्वास है, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने इनको बोला कि महाराज आप अगर पकड़े गए तो युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा, तो आप मत करिए, आप जाइए यहां से और हम युद्ध करने चलते हैं। तो ये गए, इन्होंने वहां पे उनको रेजिस्टेंस करना चालू किया, लेकिन उन्होंने उस कश्मीर की फौज का नाम रखा था आजाद कश्मीर फौज, जो पाकिस्तान ने बनाई थी। जी। थे सब पाकिस्तानी, नाम था उनका आजाद कश्मीर फौज। ये बढ़ते बढ़ते ये बारामूला तक आ गए और इधर राजा हरि सिंह एसेशन साइन नहीं कर रहे थे। तो नेहरू, पटेल और माउंटबेटन के बीच में दिल्ली में बात हुई। उन्होंने बोला भाई कश्मीर को बचाना है तो फौज भेजनी पड़ेगी, लेकिन माउंटबेटन ने क्या कहा कि भाई वो तो एक अलग देश है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, जब तक हरि सिंह हमारे को एसेशन साइन ना कर दे तब तक हम वहां नहीं भेज सकते, अपनी फौज किसी भी कंडीशन में नहीं भेज सकते। तो पटेल बोले कि भाई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देख लेंगे, लेकिन ये माने नहीं। तो उस समय पे इन्होंने अपना दूत बना के श्री वीपी मेनन को कश्मीर भेजा, हवाई जहाज से गए। वो कश्मीर में जाके उन्होंने उनसे, राजा हरि सिंह से चर्चा करी, लेकिन राजा हरि सिंह माने नहीं कि भाई मुझे नहीं करना है। अभी होते होते ये फौज जो है बारामूला तक पहुंच गई। बारामूला में इन्होंने कत्लेआम कर दिया सर, जो पाकिस्तान से चली। हाँ, जो शहर था वो पूरा बर्बाद कर दिया। एक रात के अंदर इन्होंने लूटपाट कर ली, मतलब लुटेरे ही थे जी। तो कोई हमारी जैसे हिंदुस्तान की एक डिसिप्लिन फौज है ऐसी तो थी नहीं। ये जहां गए इन्होंने वहां कत्लेआम मचाया। अब क्या हुआ, ये बात हरि सिंह जी को पता लगी, तो हरि सिंह जी को राजेंद्र सिंह जी ने बोला कि सर आप जम्मू चले जाइए, आप यहां मत रहिए। तो हरि सिंह जी जम्मू आ गए और जम्मू आने के बाद इन्होंने वीपी मेनन को वापस भेज दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, हम देख लेंगे। अभी भी इनको विश्वास था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन होना नहीं था ऐसा। तो ये चीज जब ये आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने पूरा युद्ध कर लिया। उसके बाद ये फौज जो है उरी तक पहुंच गई। जो पाकिस्तान की जो फौज है वो उरी तक पहुंच गई सर। पाकिस्तान की फौज उरी तक पहुंचने के बाद हरि सिंह जी को समझ में आया कि अब सीरियसली प्रॉब्लम है। तो उस समय पे दोबारा से वीपी मेनन गए और उनके साथ मेहर चंद महाजन, जो हिंदुस्तान के बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, वो गए और वो लेटर ऑफ एसेशन साइन करवा के इधर लेके आए दिल्ली। और जब वो लेटर ऑफ एसेशन उनसे साइन करवा के लाए दिल्ली, तो उस लेटर ऑफ एसेशन पे माउंटबेटन ने साइन करे और तब इनका विलयकरण हुआ। और वो उस समय पे जो पटेल थे उन्होंने बोला कि भाई अब तो विलयकरण हो गया, अब क्या करना है, भेज दो। लॉर्ड माउंटबेटन सर इतना बदमाश आदमी था, ये तब भी भेजने को तैयार नहीं था कि सर हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो बहाने बना रहा था। आखिर में पटेल ने जोर देकर कहा अगर नहीं भेजा तो कल सुबह कश्मीर नहीं बचेगा जी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो पालम हवाई अड्डे से हम हवाई जहाज भेज के फौज वहां भेजते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947 का आप दिन याद रखिए। हिंदुस्तान की फौज वहां उतर गई और उन्होंने वहां कबाइलियों से झगड़ा करना शुरू कर दिया, मतलब उनको पीछे खदेड़ना चालू कर दिया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, इनको वीरगति प्राप्त हुई। एक्चुअली जम्मू कैसे बचा, कश्मीर कैसे बचा, आप ये समझिए। उरी और कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज था जो इन्होंने उड़ा दिया। बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे लेकिन दिमाग चलाया, उड़ा दिया। बट उस लड़ाई में इनको वीरगति प्राप्त हुई और इनको बाद में हिंदुस्तान की तरफ से महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया, जो इनकी धर्मपत्नी ने एक्सेप्ट किया था। तो ये इस तरह से चलता रहा
उसके बाद जब हिंदुस्तान की फौज वहां आ गई तो जिन्ना ने वहां के पाकिस्तान की आर्मी को बोला कि लेटर साइन किया कि अब तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाओ और अटैक करो। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का जो उस समय का कमांडर था वो भी एक ब्रिटिश था, उसने मना कर दिया उसका ऑर्डर मानने से। उसने कहा हमारे कमांडर इन चीफ का ऑर्डर लेके आओ तो हम करेंगे। तो ये कमांडर इन चीफ के पास गया जिन्ना कि आप बोलो फौज को अटैक करो। तो उसने भी बोला सर वहां भी ब्रिटिश है, यहाँ भी ब्रिटिश है, ये ऐसा लगेगा कि ब्रिटिश लोग दो जगह से लड़ रहे हैं, तो हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हरि सिंह जी ने साइन कर दिए डॉक्यूमेंट पे, हम ये नहीं करेंगे। ये सब चल रहा था 1947 से 1948 तक लड़ाई चली। उस दौरान नेहरू जी ने एक ऐतिहासिक काम करा, जो उन्होंने ये बोला कि हम ऑल इंडिया रेडियो पे उनका भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि जब यहाँ के हालात सुधर जाएंगे तो हम यहाँ पेल्बिसाइड कराएंगे। और इससे पहले जब नेहरू, पटेल और माउंटबेटन की बात हुई थी तो माउंटबेटन ने यह सजेशन दिया था कि जब हालात सुधर जाएंगे तो हम पेल्बिसाइड कराएंगे। तो पेल्बिसाइड का मतलब है रेफरेंडम, कि हम मतलब एक जनमत संग्रह करवाएंगे। तो जनमत संग्रह जब वो कराने की बात थी वो जो है माउंटबेटन की तरफ से थी, पटेल को स्वीकार नहीं थी, पटेल इसका विरोध करते थे। लेकिन इन्होंने बोल दिया। उसके बाद ये चले गए यूएन में, और यूएन में भी जाके इनको धक्का लग गया, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि भाई हमारे को यहाँ से सफलता मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक गलती इन्होंने यूएन में जाके करी, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 3 बात बोली। एक, सीज फायर करो, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान को बोला कि तुम उनकी टेरिटरी में घुसे हो, वो तुम्हारी टेरिटरी में नहीं घुसे, तो जितना एरिया तुम्हारे पास है वो तुम वहां से अपनी फौज पीछे हटाओगे। और तीसरी चीज ये थी, जब पाकिस्तान ये कर लेगा तब यूएनओ हमको बताएगा कि ये चीज हो चुकी है, चलो पेल्बिसाइड कराते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वहां पेल्बिसाइड होना चाहिए। अच्छा, जिस जगह पे दोनों फौज जाकर रुक गई वो एरिया बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल सर, एलओसी बन गया। वो वहां थे, हम यहाँ थे। अच्छा, ना वो अपनी फौज, अब पहला चीज तो हो गया, दूसरा चीज जब तक ना हो तो तीसरा ना हो। तो पेल्बिसाइड का मतलब ही नहीं होता था कि पेल्बिसाइड क्यों होगा। अब ये सारी चीज में चलते चलते जो है सब हो गया, ना वो अपनी फौज हटाएं ना हम अपनी फौज हटाएं। इसी दौरान जो है शेख अब्दुल्ला जो है वो बीच में मतलब काफी टाइम से चल रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट भी करवा लिया था, लेकिन जिस समय उन्होंने एसेशन की ट्रीटी साइन करी, नेहरू ने उनको बोल के छुड़वा दिया कि आप छोड़ दो। फिर वहां पे ऐसा चीज बनी कि भाई शेख अब्दुल्ला को वहां का वजीर आजम बनाया गया। और जब वो वहां के प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, सीएम तो नहीं कह सकते क्योंकि उस समय वो प्राइम मिनिस्टर कहते थे अपने को। अच्छा। तो वो चीज थी। तो जब उन्होंने ये बात करी सर, उसके बाद हरि सिंह जी को उन्होंने मतलब नेहरू जी को बोला कि भाई ये हरि सिंह जब तक यहाँ रहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नेहरू जी को ये पक्का पता था कि पेल्बिसाइड कराने के लिए बोले जम्मू तो हिंदू बहुल इलाका है, वो हमारे साथ रहेगा, लद्दाख जो है वो भी हमारे साथ रहेगा, कश्मीर को शेख अब्दुल्ला संभाल ले गए, इतना विश्वास था। इसलिए वो पेल्बिसाइड की बात कर गए। नहीं तो नेहरू मतलब वकील थे, बैरिस्टर थे, इतने साल का एक्सपीरियंस था, वो ऐसा काम नहीं करते। तो ये सब चीजों में करते करते ये हो गया। उसके दौरान हिंदुस्तान का संविधान बन गया। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं जो आपने पूछा 370 और 35A। 370 जो है, जिस समय हमारी संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, हमारा डिस्कशन चल रहा था, आपको पता होगा संविधान 1950 में हमने लिया, तो उससे पहले तो बन ही रहा था। तो उस समय पर लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो 370 आर्टिकल आया, अंबेडकर इसके विरोध में थे, पटेल इसके विरोध में थे। देखिए, विरोध जरूर हुआ होगा, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक खास बात ये थी कि हम लोग सर्वसम्मति से डिसीजन लेते थे। तो इनिशियल विरोध रहा होगा, लेकिन जब ये 370 अप्रूव हुआ उस समय सर्वसम्मति से इसको ले लिया गया। तो आर्टिकल 370 जब भारत के संविधान में आया तो ये आप अगर देखेंगे, मैं आपके उससे पहले मैं ना आपके दर्शकों को एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं सर। ये डॉक्यूमेंट जो है ये भारत और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र है। इस पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजा जी का नाम लिखा हुआ है, और जिस समय पे लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई
श्रीमान इंदर महेंद्र राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी, ये उन्होंने अपना नाम लिखा है और यहाँ पीछे उन्होंने इसमें साइन किए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये अगस्त की डेट दिख रही होगी, जिसको काट के उन्होंने अक्टूबर लिखा है और यहाँ 26 अक्टूबर की तारीख लिखी है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, ये हरि सिंह जी के साइन है या माउंटबेटन के साइन है। ये सेशन हो गया और वो हमारे साथ विलय कर गए। अब इसमें जो है, जो मैंने आपको बताया ना सर कि 565 विरासतें थी जी, सबने यही साइन करा, सभी लोगों ने, सबने, एक लाइन इसमें इधर से उधर नहीं हुई। फिर जिस समय पे ये बन रहा था संविधान, उस समय अर्लियर जो है ये 306 आर्टिकल के नाम से बनाया था। बाद में जब संविधान बना तो इसको आर्टिकल 370 कर दिया। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, आर्टिकल 370 जो है उसमें भी मैं आपको एक खास चीज दिखाऊंगा सर। यहाँ पे आपको एक मार्किंग दिख रही होगी जो हाइलाइटर पेन से है। आर्टिकल 370 को जो पार्ट 21 है उसमें डाला गया सर, और पार्ट 21 में वो थे जो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन थे। मतलब पक्के तौर पे नहीं थे कि खाली टाइम बीइंग हम आपको ये चीज दे रहे हैं, बाद में जब सब चीज ठीक हो जाएगा तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ हुआ नहीं। हाँ जी। अब क्या हुआ, अब आपको बताता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। 60 घंटे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को दिए हैं आपकी बहस सुनने के लिए कि 370 और 35 ये बराबर है या नहीं 2019 के हिसाब से। सब यही बहस कर रहे हैं कि ये स्पेशल प्रोविजन था या स्पेशल प्रोविजन था। मैं आपको बता रहा हूं ये स्पेशल प्रोविजन था ही नहीं। ये सिर्फ उस समय जब ये संविधान बना था 1950 में टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन था। ये इसमें बाद में ये जो मैंने लाइन मार्क करी है ना, कुछ समय के लिए रखा गया। हाँ, कुछ समय के लिए रखा गया था। अभी देखिए, क्या मजबूरी थी रखने की? सर मजबूरी ये थी कि उस समय पे बहुत सारी चीजें डिसाइडेड नहीं थी, तो टेम्परेरी तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है थोड़े दिन आप कर लो, जैसे जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का इशू रिजॉल्व होता जाएगा हम ये सब चीज पीछे खींचते जाएंगे। और आप मतलब ये सब होने में जो है 2019 आ गए। 19 क्यों आया वो भी मैं बताता हूं आपको। तो ये टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन 1962 में इसमें स्पेशल प्रोविजन नाम का शब्द ऐड करा गया जो ओरिजिनल में नहीं था। 1962 में नागालैंड का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ और तब नागालैंड वाले नागाओं ने बोला कि साहब आप हमें टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन में जोड़ रहे हो, हम तो एक अलग लोग हैं, आप हमको करोगे तो हमारे को दिक्कत होगी, हमें कुछ तो दो जी। तब नेहरू जी ने ये स्पेशल प्रोविजन इसमें जोड़ा सर, तब जुड़ा है 1962 में। अब सब ये कहते हैं ये स्पेशल प्रोविजन था। तो 370 में 370 इस तरह से आ गया। उसके बाद सर क्या हुआ कि 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन करा। और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की भी प्रत मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं, दोनों चीज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 48, ये उस समय पे राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन किया और इसके हिसाब से 35A जो आप बोल रहे हैं वो आया। तो आर्टिकल 370 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस इनको दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को, और 35A जब आया तो वो 1954 में आया। और आप भारत के संविधान की, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं सर, ये जो है पुरानी है और ये नई है, ये 2019 के 2021 की है। आप दोनों पुस्तकों में से या ओरिजिनल संविधान में आपको 35A दिखेगा ही नहीं। विवेक जी, अब थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा जाते जाते बता दीजिए कि अब ये 370 35 हट गए हैं तो किस तरह का बदलाव आया है कश्मीर में और क्या कॉमन चीज है उसमें? देखिए, 370 हट गया और 35A हट गया। 35A किस चीज को ये रोक रखा था जो कि अब हट गया है वो चीज? सबसे पहले जो है वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो वहां की सरकार डिसाइड करती थी। तो अगर आपको यहाँ से किसी डॉक्टर को वहां भेजना है तो वो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने बोल रखा है कि यहाँ का जो परमानेंट रेसिडेंट होगा वो यहीं का रहेगा, बाहर का कोई आदमी बस नहीं सकता, बाहर का आदमी वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता। और सबसे बड़ी बात सर 35A में इन्होंने जो लिखी वो महिलाओं के खिलाफ लिखी। और पिछले 70 साल से कोई भी महिला संगठन ना सुप्रीम कोर्ट गया ना हाई कोर्ट गया ये बोलने के लिए कि ये गलत है। खाली 2000 में एक महिला गई जिसकी वजह से आया। और इसमें क्या था कि अगर देखिए कितना अव्यवहारिक चीज इसमें डाली गई, अगर कोई कश्मीरी महिला नॉन कश्मीरी आदमी से शादी करती है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को ठीक करा, बोला ये अनसंवैधानिक है और असंवैधानिक होने की वजह से हम इसे डिक्लेयर करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब से कोई महिला शादी करती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी, लेकिन अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती। अभी भी है? अभी भी है, अब नहीं है, क्योंकि ये अमित शाह जी और मोदी जी ने इसको निकाल दिया। स्कॉलरशिप किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो डिसाइड करता था। अब 1947 में जो पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आ गए थे, जो कश्मीर में रहते थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थी। जो परमानेंट रेसिडेंट है उन्हीं को वोटिंग राइट्स थी। तो ये 35A जो चल रहा था, ये टोटल नॉन संवैधानिक चीज थी, असंवैधानिक चीज थी, और ये बिल्कुल गलत तरह से चल रहा था। फिर इन्होंने 2019 में, अभी आपने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको हटाया क्यों। भारतीय जनता पार्टी दो सवाल इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाया और कांग्रेस क्यों कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर से लाते हैं? अब इसके दो कारण है सर। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी राजनीतिक विरासत थी, उन्होंने इसी चीज के ऊपर वीरगति प्राप्त करी, शहादत प्राप्त करी। 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। और कश्मीर में यही चीज थी, 2 विधान, भारत का संविधान और उनका संविधान, वो चल रहा था। 2 प्रधान, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर वहां भी प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं चलना था। और तीसरा 2 निशान, भारत का झंडा और वहां का झंडा अलग था। तो अभी ये जो 2019 में आया, ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया और इसके वजह से ये चीज आई। अब ये खत्म करने से एकदम आप समझिए कश्मीर जो है वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो गया, और इंटीग्रेट होने की वजह से मतलब अब वहां पे खुशहाली आ गई है। वो तो है, लेकिन क्यों वहाँ हाय हल्ला है? क्यों वहाँ के जो बेगम साहिबा है चिल्ला रही है कि मोदी जी ने ठीक नहीं किया, अमित शाह ने ठीक नहीं किया? क्या दिक्कतें क्या आ रही है हटने से? 370 और 35 हटने से उनको क्या दिक्कत हो गई? सर, हिंदुस्तान आज की डेट में 2 तरह के गुटों में बट चुका है। एक वो जो संविधान के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो तथाकथित जो संविधान के रक्षक हैं, जो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। ये जो बहसबाजी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, या इसका विरोध चल रहा है, ये उस गुट की तरफ से चल रहा है जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हिंदुस्तान में संविधान का रक्षक दिल्ली में स्थापित है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, जिसका काम ही संविधान की रक्षा करना है। फिर भी आप ये कह रहे हो कि संविधान खतरे में है, तो आप ये जो बात कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। और इसमें क्या है, जो बेनिफिट्स मिलते थे वो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलते थे। और दूसरा मुद्दा यह है कि मोदी जी ने कराया तो मुझे विरोध करना है, बस। ये 70 साल का ट्रांजिशनल वो था, टेम्परेरी पीरियड था। तो 70 साल से आपको जाग ही नहीं आई कि आपको वापस जम्मू एंड कश्मीर को लेना है। अब तो ये बात कर रहे हैं हम पीओके में गलगिट और बल्टिस्तान को भी अपने साथ ले लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो चीज है मैंने आपको क्लियर करके बताई कि अभी 370 में क्या चल रहा है। थैंक यू विवेक जी। तो ये थे विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट, हमसे चर्चा कर रहे थे 370 आर्टिकल और 35A के बारे में, कि ये हटने से जो है कश्मीर की अब जो है वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का जो माहौल कैसा होगा। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और भी हम इनसे जो है डिस्कस जो है करते रहेंगे। और भी धाराएँ हैं और भी चीज़ें हैं जो कानून के हिसाब से है, उसके बारे में हम आप तक जो है पहुंचाते रहेंगे। आप अगर आपने चाहे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद सर। जय हिंद।